हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। आज एक टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, वर्ण विचार। इससे पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं वर्ण विचार। तो देखिए, वर्णों, जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। उसमें आपने क्या देखा कि वर्ण जो है किसी भी शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के द्वारा आपके शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के द्वारा आपके वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों के द्वारा आपकी भाषा बनती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत जानना जरूरी है कि वर्ण क्या होते हैं, कहाँ से वर्ण आए और वर्णों के कौन कौन से भेद हैं। ये सब आप हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि भाषा वाक्यों के मेल से और वाक्य शब्दों के मेल से बनती है और शब्द वर्णों के मेल से बनती है। अब ये वर्ण है क्या, इसे जानते हैं इस उदाहरण के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जानेंगे कि वर्ण क्या है। अब यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, क्या वाक्य है, चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा निकल आया, ये एक वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए शब्द कौन कौन से हैं। शब्द हैं आपके चंद्रमा, निकल और आया है। ये चार यहाँ पर शब्द हैं, चंद्रमा, निकल, आया और है। ठीक है, अब इन वर्णों को आप देखते हैं। चंद्रमा में कौन कौन से वर्ण हैं, च है हलंत के साथ, साथ में अंग, ठीक है, और फिर द, फिर र, फिर इस प्रकार से ये आपके वर्ण हैं। अब ये वर्ण कैसे हैं, ठीक है, जब तक हमें पता नहीं होता है तो कई बार बच्चे जो है इसको ही क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ण है। ये आपका एक वर्ण है लेकिन ये आपका व्यंजन है। किस प्रकार से, तो यहाँ पर किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है, ये इसका किया है। इसी प्रकार प्रत्येक, यानी कि जो ये चंद्रमा शब्द है इतने सारे वर्णों से मिलकर के बना है। ये जो निकल शब्द है ये इतने सारे वर्णों के मेल से बना है और जो ये आया शब्द है ये इन वर्णों से मिलकर बना है। साथ में जो ये है ये भी इन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वाक्य देखा, वाक्य से हमने शब्द निकाला और शब्द से भी हमने वर्ण निकाल दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या, वो है आपकी, वो वर्ण है। तो वर्ण ही हम पढ़ रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के आपके वर्ण हैं, कौन कौन से आपके वर्ण होते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। अब ये जो वर्ण है ना, इनको हम ध्वनियां भी कहते हैं। जब आप किसी शब्द का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से जो है अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है इनको जब लिखा जाता है, इन्हीं को हम या तो वर्ण कहेंगे या फिर अक्षर कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके आप खंड नहीं कर सकते हैं, वह आपके वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब वर्ण यहाँ हो गया। वर्णमाला क्या हुआ आपका, वर्ण तो आपका ये हो गया, वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो चलिए, जब किसी भाषा के वर्णों को, अब यहाँ पर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिंदी भाषा की, किसी भी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, उसको क्रम से लिखा जाता है। जैसे आपका अ पहले आता है, आ पहले इसके बाद आएगा फिर ई ओ रे ए आई ओ। इस प्रकार से आपके क्या है, ये क्या किए गए हैं, इनको एक निश्चित क्रम में रखा जाए। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे क आपने पहले लिख दिया या घ आपने पहले लिख दिया फिर आप क लिख रहे हैं। तो ये जो है एक निश्चित क्रम में इनको रखा गया है। तो जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला वो कहलाती है। तब वो क्या कहलाती है, वर्णों की माला, अर्थात इसे आप कहेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब आप वर्णों को क्या करते हैं, एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब आप अपनी हिंदी जो भाषा है उसमें कितने वर्ण हैं, कुल उसमें 52 वर्ण होते हैं। अब ये वर्ण भी आपके अलग अलग जो है इनको विभाजित किया गया है। तो आइए इसी को हम सीखते हैं। ये आपका देखिए सबसे पहला आपका स्वर है। हिंदी भाषा में यहाँ पर 11 स्वर है। ठीक है, और जो अंग और अह है ये अयोग वाह है।
इनको कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है ना, ये आपके स्वर नहीं है। देखिए स्वर की जो परिभाषा होती है, स्वरों को आप स्वतंत्र रूप में लिख भी सकते हैं और उच्चारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर ये जो अंग है ये स्वतंत्र नहीं है, जो अह है वो भी स्वतंत्र नहीं है, तो वो स्वर की कैटेगरी में, स्वर के जो ग्रुप है उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये आपका स्वर नहीं होगा, ये आपका अयोगवाह में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है व्यंजन। तो अब आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? टोटल आपके 33 व्यंजन हैं, जिनमें आपके 5 वर्ग हैं, जिनको पंचम वर्ग कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में आपके 33 व्यंजन हैं, जिनमें आपके 5 वर्ग हैं, जिनको पंचम वर्ग कहा गया है। इन वर्गों को इनके पहले वर्ण के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। यानी कि पहला जो वर्ग है आपका क ख ग, अब इनको पंचम क्यों कहा गया? देखिए इसमें हर वर्ग में आपके 5 क्या होंगे? 5 आपके वर्ण होंगे। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ठीक है, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, पंचम वर्ण इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें 5 वर्ण हैं। अब इनका नाम कैसे है? इसको क वर्ग कहा जाता है, इसको च वर्ग, इसे ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये इनके पहले वर्ण के आधार पर ही इनका नाम भी रखा गया है। इसके बाद आपका य र ल व। अब आप देखिए हर वर्ण के नीचे, हर व्यंजन के नीचे से आप एक डैश देख रहे हैं। ठीक है, हल कहा जाता है, इसको हलंत कहते हैं। ये जो है ये क्या बता रहा है कि व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखते हैं। जो क आप लिखते हैं ना, वो जो है स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें अ का स्वर जुड़ा होता है, उसमें अ की ध्वनि जुड़ी होती है, क। ठीक है, क जब आप इसको उच्चारित करते हैं तो क्या बोलेंगे? क। अब क बोलते समय आपके मुख से क्या आ रहा है? क। क तो आ ही रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? अ का ही स्वर आ रहा है, क। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो क है, ये क आपका इसका और धन अ इससे मिलकर मिला होता है, तब जाकर के ये क होता है। ऐसे ही जब आप ख कहेंगे तो यहाँ पर अ इसके साथ जुड़ा होगा, तब जाकर के वो ख होगा। ऐसे ही ग घ अंग, च छ ज झ य। तो इन सभी में अभी ये स्वतंत्र रूप में है। जब आप इनमें किसी भी स्वर को जोड़ेंगे तब जाके आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो सभी जब हम लिखते हैं ना का खा गा, ये हलंत नहीं होते हैं। इस प्रकार से का लिखते हैं आप, खा लिखते हैं आप, ग लिखते हैं आप, घ लिखते हैं आप और अंगा लिखते हैं। तो इन सभी में अ का स्वर जुड़ा हुआ है। तो अभी जब हमने ऊपर क्या किया था, वर्ण विच्छेद किया था ना, हम शुरू में जब वर्ण विच्छेद कर रहे थे तो हमने च को क्या लिखा, या च को ना देखिए आप ल को देखिए। ल को कैसे लिखा है? ल को लिखा है ल हलंत के साथ धन अ, यानी कि ये जो ल है ये सिर्फ ल नहीं है, इसमें अ का स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो अब व्यंजन की जो परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा ही यह है, जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से होता है, वही आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो आप इसे भी लिखिएगा, साथ में इनको भी आप लिखिएगा कि वर्णमाला आपका क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर य र ल व, फिर ये जो है तालव्य स्व है, ये आपका मूर्धा स्व है और ये आपका दंत्य स्व है। ये तालव्य, मूर्धा और दंत क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ह अक्ष त्र ज्ञ और श। अब ये जो है ना अक्ष त्र ज्ञ और श, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब इनको कैसे, लास्ट में इनके बारे में डिटेल क्यों इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है, अभी तो हम पहले एक मोटा मोटा इसको पढ़ लेते हैं और इसको लिख लीजिएगा, फिर हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर ड़ और ढ है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो यहाँ पर अतिरिक्त। तो आपकी हिंदी वर्णमाला में 11 तो आपके स्वर हो गए, 33 आपके क्या हो गए हैं, व्यंजन हो गए हैं। संयुक्त 2 आपके अयोगवाह हो गए हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं और अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर 2 हैं, और कुल मिलाकर के ये आपके हो जाते हैं 52 वर्ण। चलिए इसको आप नोट करें जल्दी से। तो देखिए 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 आपके संयुक्त व्यंजन, 2 आपके अतिरिक्त वर्ण, और कुल मिलाकर के आपके 52 यहाँ पर क्या बन गए हैं, आपके हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, कुल 52 आपके वर्ण हैं। चलिए इसे नोट कीजिएगा बच्चों जल्दी।
चलिए, तो ये आपके एक जो वर्ण है उनका एक यहाँ पर आपने ओवरव्यू देख लिया कि पूरे जो आपके 52 वर्ण हैं वो क्या है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें। अब वर्णों के भेद क्या होते हैं, वर्णों के भी भेद हैं, इनको अलग अलग भेद किया गया है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर दो भेद हैं आपके, जिनके बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखिएगा वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद, एक स्वर हो जाते हैं, दूसरे आपके व्यंजन हो जाते हैं। तो अब स्वर क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण आप क्या करते हैं, अन्य ध्वनियों की सहायता से करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो वायु आपके मुख में कहीं भी रुकती नहीं है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार से आपके जैसे जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो महसूस कीजिएगा आ ए ओ, एक बार में आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप क बोलेंगे तो बहुत एक छोटे से सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपकी वायु जो है अंदर, क के लिए आप क ऊपर को करेंगे लेकिन आपका बाहर को आएगा ठीक है, क। तो ये आप बार बार उच्चारण करके उसको महसूस करेंगे। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं। एक सीधी और सिंपल सी हम परिभाषा, इसकी सरल परिभाषा कहें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में वायु किसी रुकावट के बिना मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार यहाँ आ ए ओ रे ए आई ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं। स्वरों के भी अपने भेद हैं। ऐसा यहाँ पर जो स्वर हैं उनके भी अलग अलग भेद हुए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने वर्णों के 2 भेद पढ़े हैं, तो स्वरों के भी यहाँ पर 3 भेद हैं। अब देखिए स्वरों के भेद किन किन आधार पर हुआ है। सबसे पहला जो भेद है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद है। यानी कि आप उनका उच्चारण करते समय कितना समय लेते हो, किस स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर इसके 3 भेद हैं। सबसे पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो पहला जैसे कि आपका ह्रस्व स्वर है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, या जिन्हें उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे अ ए ओ रे। ये देखिए, ये आपके जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, अ ए ओ रे। अब इन्हीं के अलावा आप जब आ बोलते हैं तो आ में आपका मुख जो है थोड़ा सा खुल जाता है, समय भी दुगना लगता है, तो इसलिए इन्हें दीर्घ कहा जाता है। आपने यहाँ ए कहा तो अब ई बोलेंगे तो इसमें दुगना समय लगता है, तो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। आपने ओ कहा, कम समय लगा, लेकिन आपने ऊ बोला तो इसमें ओ के से जो है ओ से ज्यादा या दुगना समय इसमें लगता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, लगभग। ठीक है, हर किसी में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दुगना समय ही लेगा, लेकिन लगभग जो है दुगना के बराबर यहाँ पर ये समय लेता है। तो दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। जैसे आपके ह्रस्व 4 थे, तो ये संख्या में आपके कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। चलिए, तो ह्रस्व और दीर्घ आपने लिखा। अब नेक्स्ट है आपका तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अब देखिए, ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है दीर्घ में, और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है, अब जैसे ये प्लुत स्वर होते क्या है, कौन कौन से प्लुत स्वर, जैसे जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो कितना खींचते हैं ओम को, ओम, तो ये आपका क्या है, ओम करके आप उसको खींच रहे हैं, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है। ठीक है, अब इसका चिन्ह इस प्रकार से ये है। अब राम
सिंपल सा जब आप राम कहेंगे तो राम होगा, लेकिन राम, तो ये जो चिन्ह यहाँ पर लिखा है ये खींचेगा उस स्वर को, उस स्वर को ये खींचेगा, रा को वो बहुत लंबा खींचेगा। तो ये क्या करता है, स्वरों को और अधिक खींचता है। तो इसमें जैसे आप बहुत दूर के किसी को पुकारते हैं, ठीक है ना, तो तब जाकर के इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ नोट में लिखा है विशेष में कि हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल बंद हो गया है। हिंदी भाषा में इसका जो है अब प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर आपका अ, ए, ओ, रि, दीर्घ स्वर आपका आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और प्लुत स्वर आपका इस प्रकार से इसका ये चिन्ह है। चलिए इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए, तो ये आपका स्वर के भेद हैं जो कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब स्वरों की मात्राएं सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। आप जानते हैं अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ जो है हर व्यंजन में जुड़ा होता है। जैसे क ल, क में भी अ है और ल में भी अ है। इसी प्रकार से आ की मात्रा आप जान सकते हैं। एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे क में आ की मात्रा काल, इ में आपका ए की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। तो ये मात्राएं आपको पता भी हैं और आप इनको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बट ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम व्यंजनों को डिटेल में पढ़ रहे थे, बहुत बेसिक से हम उसको पढ़ेंगे और तब हम इसके जो है और आगे इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो देखिए अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। अ स्वर की तो यहाँ कोई मात्रा है नहीं, लेकिन हर व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको अ की मदद लेनी पड़ती है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगी होती है जिसको हम हलंत कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। जैसे क, च, झ, ठ, त, ध, ये जो है आपका हलंत है। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं होता है। तो जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अ की ध्वनि है, अ का स्वर इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें हलंत नहीं है। और जहाँ हलंत है यानी वहां पर वो व्यंजन आपका स्वतंत्र रूप में है। री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे लगाई जाती है, सभी जानते हैं री की मात्रा कैसे लगाई जाती है। यहाँ पर एक चीज और है कि र में ओ और ऊ की मात्रा उसके नीचे या ऊपर नहीं लगाई जाती है, बल्कि उसके मध्य में, उसके पेट पर लगाई जाती है। र के पेट पर, पेट वाले भाग में इसको लगाया जाता है। तो जब आप बोलते हैं रुपया, रुचि, रुस्तम, तो रु ये आवाज छोटा ऊ का यहाँ पर मात्रा लगी हुई है और ये आपकी बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। जैसे रूप, रूठ, अमरूद, ये आपके बड़े ऊ की मात्रा है। तो इन सभी को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये जो आप पॉइंट्स हैं इनको आप लिखें, इन बिंदुओं को लिखें। अभी तक आपने ये चीजें पढ़ी हैं, तो ये तो बहुत बेसिक चीजें थी। और चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर अयोगवाह, हमने क्या कहा था, हिंदी वर्णमाला में दो आपके अयोगवाह हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह दो वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, ठीक है। तो इनको ना तो स्वर कहा जाता है ना ही इनको व्यंजन कहा जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से अंग को हम अयोगवाह के अंदर भी अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं।
अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हैं या अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला अनुस्वार, पहला है आपका अनुस्वार। ठीक है। तो अनुस्वार क्या है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर आप क्या करते हैं, एक बिंदी, इस प्रकार से एक बिंदु को आप लगा देते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस बिंदु का जो चिन्ह आपने लगाया इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं, उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, रंक, गंध आदि। क्या क्या? पंख, रंक, गंध आदि, ये आपके क्या हैं? ये आपके अनुस्वार हैं। ठीक है। चलिए इसी को नोट डाउन करें इसे। ये चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अनुनासिक। ये आपका अनुस्वार था। जैसे आपके यहाँ पर पंख लिखा है, ठीक है, तो ये ऊपर से अनुस्वार लगा है। अब अनुनासिक क्या होता है? तो अनुस्वार कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। आपने क्या कहा? पंख, रंक, गंध। तो यहाँ पर आपकी वायु सिर्फ और सिर्फ नाक से बाहर निकल रही है और इसका जो चिन्ह है आप शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी इस प्रकार से लगा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक क्या होता है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपका दांत, आंख, अंगूठी आदि शब्द आपके क्या हैं? ये आपके अनुनासिक हैं। चलिए इन दोनों को आप लिखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात क्या है कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा में दो मात्राएं पहले से थी, तो यहाँ पर हम सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। नहीं में पहले से मात्रा थी तो हमने इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया है। गेंद में आपका क्या था? मात्रा थी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ किसका प्रयोग किया? सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग किया है। तो यही यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद विसर्ग क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण, विसर्ग होता क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण आह की तरह करते हैं, हाँ, आधा। ठीक है, आधा ह के समान इसका उच्चारण किया जाता है। यह स्वर नहीं है लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग जो है शब्द के अंत में किया जाता है। जब भी आप विसर्ग यूज करते हैं तो आप हमेशा अंत में प्रयोग करते हैं। जैसे अंतः, तो अह आधा ह का प्रयोग कर रहे हैं। प्रातः, तो जो ये विसर्ग है इसको हम ह की तरह इसका प्रयोग कर रहे, उच्चारण कर रहे हैं। स्वतः, प्रायः, स्नेह आदि शब्द आपके क्या हैं? विसर्ग हैं और इनका प्रयोग आप इस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आगत ध्वनि। तो अब जो है आपका आगत ध्वनि है, आ और चंद्रमा लगा दिया है, अर्थात अर्ध चंद्रमा लगाया है, बिंदी नहीं है यहाँ पर। अब ये प्रयोग कहाँ होता है? अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय ये प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके डॉक्टर क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कापी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, टाफी भी आपका क्या है? अंग्रेजी का है। और बाल भी आपका क्या है?
अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। तो इनका प्रयोग करते समय आप आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जिसको आप अर्धचंद्रमा भी कहते हैं। इसमें आपके चंद्रमा में बिंदी नहीं होती है, तो यहाँ पर ये आपका आगत ध्वनि हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है कि जब रेखा होती है, कोई मात्रा होती है, तब तो आप किसको प्रयोग करते हैं? तब तो आप अनुस्वार प्रयोग करते हैं। मात्रा न हो तो आप अनुनासिक प्रयोग कर देते हैं। इसमें अंतर क्या है? इसका अंतर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं, ऊपर आपने पढ़ लिया है। उसी आधार पर यहाँ पर कुछ अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु जो है केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जैसे हंस, ये अनुस्वार है, और हंस तो ये अनुनासिक है। तो ये इनका बेसिकली ये जो है यहाँ पर बेसिक अंतर है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने स्वर और स्वर के बारे में क्या क्या आपने पढ़ा। आपने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ लिया, आपने यहाँ पर आगत ध्वनि के बारे में पढ़ लिया, साथ में आपने यहाँ पर ठीक है विसर्ग के बारे में पढ़ लिया। स्वर की मात्राएं आपने पढ़ ली, स्वर के कितने भेद होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने यहाँ पर भेद हैं, ये सभी आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय, यानी कि आप उच्चारण करते समय किसी भी स्वर को में जो है कितना समय लगता है, उस आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। तो ये आपके 3 प्रकार के आपके यहाँ पर स्वरों के भेद हो गए हैं। साथ में हमने यहाँ पर स्वर को जाना, स्वर कितने होते हैं, और जो हमारी वर्णमाला है यहाँ पर, क्योंकि हम वर्ण विचार कर रहे हैं, वर्णों के बारे में हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर हैं, 33 आपके क्या हैं, व्यंजन हैं आपके। इसके बाद आपका जो योग वाह है 2 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, अतिरिक्त वर्ण आपके 2 हैं, और कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर 52 आपके वर्ण हैं। अब हमने स्वर जानने हैं, फिर हम हर एक व्यंजन को हम जानेंगे किस कैटेगरी में आता है, कौन कौन से। अब नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और इनके भेद किस किस आधार पर यहाँ पर हुए हैं, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।